हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीज। नॉर्मली नेशनल इनकम से बच्चे को जो है बड़ा डर लगता है, सर इसमें तो अकाउंटिंग आ जाती है, इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा देखिए बेसिक कुछ वोकैबुलरीज है, पहले आप उनको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाऊंगा। एक सिंगल चार्ट के ऊपर पूरी नेशनल इनकम कैसे समझी जाती है मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ी सी वोकैबुलरी को पहले समझ लें तो फिर आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो अपन पहले पूरी वोकैबुलरी जो है उससे अपन समझ रहे हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर पहले मैं आपको पूरा इसका रोड मैप समझा देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर अपन नोट्स में एंटर होंगे और उसके बाद अपन उन चीजों को डीपली डिस्कस करेंगे। तो पहले ओवरऑल एक रोड मैप समझ लें कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो नंबर 1 है यहां आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी अप्रैल से मार्च के बीच में एक कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, उनकी मार्केट प्राइस को उस देश की नेशनल इनकम कहते हैं। बहुत ही आसान है, सही है। फिर इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग किस, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो ये फाइनेंशियल ईयर वाइज होगी, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उन सब की मार्केट प्राइस को लिया जाएगा। पूरा इसकी एक मेथोलॉजी है और पूरी की पूरी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। एक जने की रिसिप्ट जो है वो दूसरे जने की एक्सपेंडिचर है, एक जने का एक्सपेंडिचर दूसरे जने की रिसिप्ट है। इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका चलेगा। नेक्स्ट आएगा नंबर 3 नेशनल इनकम अकाउंट्स। अब ये स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें वेरियस जो आपके सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, उनके अंदर अलग अलग इनकम्स क्या क्या हैं, उनका पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो इसके अंदर होता है, उसको भी अपन देखेंगे। देन यहाँ डिफरेंस आएगा सर इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लोग क्या है कि इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी को एक ही समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं एक पूरा मैप बनाकर आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सा पार्ट इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है और कौन सा पार्ट डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। आगे नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। भाई नॉर्मल रेजिडेंट तो वो पर्सन है, ये आपका पॉइंट नंबर हो गया 4, 5 देन 6। नॉर्मल रेजिडेंट तो आपका वो रेजिडेंट है जो नॉर्मली उस कंट्री में रहता है, जिसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री में लाई करते हैं और वो नॉर्मली उसी कंट्री में रिसाइड करता है, तो ये आपका कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। और जो ऐसा नहीं होता वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल नॉन रेजिडेंट। और मैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी आपको बताऊंगा। बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो वोकैबुलरी बेस है, वेरियस कंटेंट्स हैं जो कि आगे जाके नेशनल इनकम में इनका क्या रोल रहेगा वो आपको बताते हैं। इसलिए ये सारे कंटेंट आपको समझने बहुत जरूरी है, इनको रटा नहीं जा सकता, आप इनको समझें, ये टेक्निकल चीजें हैं, इनको समझ के ही अपन को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सिटीजन क्या होता है। तो देखिए सिटीजन, अब लोग नॉर्मल रेजिडेंट और इनमें ही कंफ्यूज होते हैं। सिटीजन क्या होता है, सिटीजनशिप जो है वो उसको आप जोड़िए वोटिंग राइट से। वोटिंग राइट ना किसी नॉर्मल रेजिडेंट को होता है ना किसी नॉन रेजिडेंट को होता है, वो सिर्फ सिटीजन को होता है। और सिटीजन कौन होता है, जिसने उस कंट्री के अंदर जन्म लिया है, यानी जिसकी बर्थ जो है वो उस कंट्री के अंदर हुई है, वो सिटीजन है। और वोटिंग राइट सिर्फ उसी को होता है, सही है। हाँ, और भी कई तरीके हैं, जैसे किसी इंडियन फीमेल से कोई मिस्टर जॉन अमेरिका के वो शादी कर लें तो उनको अपने आप इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाती है। इस बारे में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल हैं, लेकिन फिर भी बाय बर्थ जो है लगभग सभी कंट्रीज में है कि यदि किसी कंट्री में आपका बर्थ हुआ है तो वहां की सिटीजनशिप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, सही है। देन आप देखेंगे यहाँ पॉइंट नंबर 9 जो कि है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में, सही है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर तो हम जानते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आपके फैक्टर्स हैं। और इनको जो इनकम होती है, जैसे लैंड को क्या इनकम होती है, लैंड को होती है रेंट, लेबर को होती है वेजेस, कैपिटल को होती है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को होती है प्रॉफिट। ये सब इनकम्स क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम कहलाती है, सही है। तो सर फिर ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम तो वन साइडेड है, ये तो टू साइडेड है। आपने किसी की लैंड यूज की तो बदले में रेंट तो देना ही पड़ेगा, आपने किसी लेबर से काम कराया तो उसको वेजेस तो देनी ही पड़ेगी, आपने किसी से कैपिटल ली है तो उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ये तो टू साइडेड है, लेकिन ट्रांसफर इनकम वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, सही है। इनको इसीलिए यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जैसे पेंशन,
अगर गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रही है या गवर्नमेंट किसी को स्कॉलरशिप दे रही है, सही है, इसके बदले में गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, तो ये तो वन साइडेड पेमेंट हुए, तो ये क्या कहलाती है? ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम अलग अलग चीजें, हम इनका डिफरेंस जो है वो भी इस टॉपिक के अंदर थ्योरेटिकली समझेंगे। देन आपका आएगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में भी दो वेरिएंट है, ग्रॉस और नेट। इन दोनों बीच में भी डिफरेंस है, सही है। इन्वेस्टमेंट तो क्या है? आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जितना भी पैसा फिक्स एसेट्स के अंदर या स्टॉक के अंदर, दो चीजों में होता है। किस किस में इन्वेस्टमेंट होता है? फिक्स एसेट्स में और आपका स्टॉक के अंदर, सही है। अब आपने जैसे कोई एक्टिवा खरीद ली, अब एक्टिवा आपने खरीद ली, वो एक्टिवा आपने खरीदी 50,000 की, 50,000 की, सही है। लेकिन एक साल बाद वो 50 की थोड़ा ना रहेगी, मान लेते हैं उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आज वो कितने की हो गई? 40,000 की। तो ये जो 50,000 है ना, ये कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये जो 40,000 है ना, ये कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। यानी डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद, क्या ये क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो नेट इन्वेस्टमेंट है, और डेप्रिसिएशन लगने से पहले जो एसेट्स की वैल्यू है वो आपकी क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही छोटे एग्जांपल से मैंने चीजों को समझाया है। आप केवल ध्यान से इन चीजों को समझ लें, और देन आप डेफिनेशन जब पढ़ेंगे नोट्स में तो आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगी और एक ही बार में याद भी हो जाएगी, सही है। देन आपने यहां वर्ड पढ़ा सा डेप्रिसिएशन, तो ये रहा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, इनमें भी डिफरेंस है। नंबरिंग को एक बार देख लें, ये 11 नंबर हो गया, ये 12 हो गया, ये है 13 एंड 14। इन दोनों को भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा। लोग बड़े इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस एक ही है। ये एक्टिवा की जो वैल्यू कम हुई, इसे मैंने कैपिटल लॉस क्यों नहीं कहा? भाई मेरी एसेट्स थी और उसकी वैल्यू कम हो गई, एक्टिवा थी उसकी वैल्यू कम हो गई, इसको कैपिटल लॉस क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक्टिवा का जब मैं 1 साल तक यूज करूंगा तो ऑब्वियस है उस पर एक नॉर्मल वियर एंड टियर लगेगा, जिस कारण से जो पैसेज ऑफ टाइम है, 1 साल जो बीता है, उससे उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड इट इज एक्सपेक्टेड, ये हमें पता था ऐसा होगा। तो जो चीज एक्सपेक्टेड है, अब नॉर्मल नहीं है, एक्सपेक्टेड है, हम पहले से मान के चल रहे थे कि जब हम एसेट्स को 1 साल तक यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो फिर वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो एक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं वो आपके डेप्रिसिएशन है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड, सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमें क्या पता था कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई भूकंप आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा और हमारी मशीन को नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई लॉस होता है, वो कैपिटल लॉस होता है। और नॉर्मल आपके फॉर्मेट में यदि आपके एसेट्स की वैल्यू एक्टिवा का यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो रही है तो फिर वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इनके भी जो एग्जांपल हैं और विद इनके थ्योरी नोट्स डेफिनेशन है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके 14 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं 15, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए गवर्नमेंट आपसे 2 टाइप के टैक्स लेती है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट किस तरीके से लेती है वो देखने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट है, ये शॉपकीपर है और ये पब्लिक है, सही है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स तो पब्लिक के ऊपर लगाया है, लेकिन वो पब्लिक से डायरेक्ट नहीं लेती। वो शॉपकीपर को कहती है कि तुम इनको जो माल सेल कर रहे हो उस सेल पे इनसे टैक्स कलेक्ट करो और ये टैक्स मुझे दे दो। तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया तो पब्लिक पे, पब्लिक से डायरेक्टली वसूल नहीं किया बल्कि शॉपकीपर के वाया वसूल किया। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, सही है। यहां गवर्नमेंट पब्लिक पे टैक्स लगा रही है लेकिन खुद वसूल नहीं कर रही, उसको वसूल करने की जो जिम्मेदारी है जो वो सारी किसको दे दी? शॉपकीपर को, और शॉपकीपर पब्लिक से वो टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को देगा। ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और पब्लिक से अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स ले ले वो तो इनकम टैक्स होता है, सही है। एक होता है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की हेल्प करना चाहती है। जैसे अपन देखते हैं एलपीजी, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, गवर्नमेंट उसके लिए गवर्नमेंट जो है 900 रुपए का सिलेंडर आपको कितने में देती है? 700 में। तो गवर्नमेंट जो 200 रुपए की जो हेल्प आपकी कर रही है उसी को कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है हेल्प। सिंपल लैंग्वेज में जब गवर्नमेंट पब्लिक को किसी तरीके से बेनिफिट देना चाहती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। तो इन दोनों का भी क्या कंपैरिजन है? सर इनका कंपैरिजन कहलाता है पॉइंट नंबर 17 में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से यदि सब्सिडी को लेस कर दिया जाए, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को लेस कर दिया जाए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है।
सही है। तो बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा, और क्योंकि डायग्रामेटिक ही समझे, देखो रटना बहुत आसान है, डेफिनेशन दे रखी है, आपकी बहुत अच्छी मेमोरी पावर है, आप रट लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको चीजें याद रखनी है ना, तो उनको समझना चाहिए। पहले आप उनको समझें, फिर उनको याद करें, तो आपको याद करने में मजा भी आएगा और बहुत ईजी भी रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो मेरे इस पूरे प्रोसेस का जो पर्पस है ना, वो यही है कि आपका टाइम सेव हो। आगे चलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, और इसी में एक वर्ड आएगा मार्केट प्राइस। सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है? देखो किसी चीज की जो मार्केट प्राइस है जिसमें कि आप उसे बेच रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि 500 की चीज है और 10% आपको टैक्स भी लगाना है, 50, तो आपको कितने में बेचना है? 550 में, सही है। और तो अब फैक्टर कॉस्ट तो आपकी कितनी है? 500, और इसमें जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो ये मार्केट प्राइस बन जाती है। यानी फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें तो क्या बनती है? मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में आपस में क्या है? रिलेशनशिप है। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं, क्या मार्केट प्राइस में से यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दूं तो क्या निकलता है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है? 550, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 50, तो फैक्टर कॉस्ट अपने आप कितनी आ जाएगी? 500। तो वो एक ही फॉर्मूला है, मैंने उल्टा करके लिख दिया। देन आपका आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से आप नेट इनकम कितनी कमा रहे हैं वो चीज आप यहां समझेंगे। इसमें भी आप ये देखेंगे कि आप इंडिया में रहते हैं, कोई यूएसए में कोई पर्सन रहता है। अब इंडिया से बहुत सारे जने यूएसए में काम करने के लिए गए हुए हैं, सही है, और वहां से उन्होंने सैलरी भेजी, मान लेते हैं $1000, और कई यूएसए के लोग भी इंडिया में काम करने आए हुए हैं और उन्होंने भी यहां से पैसा कमा के यूएसए भेजा और उन्हें भेजा $800। तो इस तरह से इंडिया के पास आए कितने? $1000 और गए कितने? $800। तो नेट इनकम कितनी हुई? सर नेट इनकम फ्रॉम जो आई है वो तो इतनी है और नेट इनकम टू 800 है। तो आप निकाल सकते हैं फ्रॉम में से 2 लेस करके, फ्रॉम है 1000, 2 है 800, तो आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ गई? 200। यानी आपने फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से कमाई, अब्रॉड से अमेरिका से वैसे तो 1000 कमाए पर 800 गए भी तो हैं, तो नेट कितने कमाए? नेट कमाए 200। ये उल्टा होता तो नेगेटिव भी हो सकता था कि सर 200 रुपए आए नहीं है ज्यादा, 200 रुपए गए ज्यादा है। तो ये क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसी के वेरियस इनके कंटेंट कौन कौन से होते हैं और देन इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब अपन यहां डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 20। और 21 वेरियस फॉर्मूलों का रिपीटेशन इस पर पूरा आएगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को अगर लेस कर दें तो आपका नेट आता है। इसका आपने यूज भी किया था, ये रहा ग्रॉस और नेट, इसका डिफरेंस क्या था? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को अगर लेस कर दें तो क्या आता है? नेट, और नेट में डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। तो एक फॉर्मूला तो ये आपका बनेगा। एक आपका आएगा कि फैक्टर कॉस्ट में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें तो आपका क्या निकलता है? मार्केट प्राइस। और अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दें तो आपका क्या निकलता है? फैक्टर कॉस्ट। सही है, ये भी अपन याद कर सकते हैं। और डोमेस्टिक इनकम में अगर NFIA जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA आप जोड़ दें तो ये आपकी निकल जाती है नेशनल इनकम। अगर आप डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दें, और नेशनल में से अगर NFIA आप लेस कर दें तो आप कहां पहुंच जाएंगे? डोमेस्टिक। तो ये 3 ही फॉर्मूले हैं, लेकिन एक बार आप लेफ्ट विंग को देखिए और उसका उल्टा साइन आप राइट विंग पे देखिए। यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। इस तरीके से आप पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। ये पूरे चैप्टर का मैंने आपको रोड मैप समझाया है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी वोकैबुलरीज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको एक बात पता लग गया कि चैप्टर में है क्या। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ना, वेरियस चीजों में डिफरेंस देखना, वेरियस चीजों के एग्जाम्पल विद डायग्राम्स, ये चीजें जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अब आगे का टॉपिक जो है वो अपन नोट्स से करते हैं। ओके, तो अपन नोट्स में चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।